So, good morning, everyone. Welcome to Study Close. Welcome to the daily newspaper analysis of 9th of March 2021. तो अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। देखो यार, मोटिवेशन को यहाँ पर चार तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना, आप नई नई अपनी थिंकिंग को बढ़ाना, नए नए आइडियाज़ अपने दिमाग के अंदर लेकर आना, नए नए गोल्स सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, उसको अचीव करो, देन उसके बाद फिर एक गोल सेट करो, उसको अचीव करो। जो भी आपने ड्रीम सोचा है उसके ऊपर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रहना चाहिए, जो भी आपने सोचा है, और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। तो भाई सक्सेस ज़रूर आप लोगों को मिलने वाली है अगर आप ये चार चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो। देखो यार, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपसे पहले भी मैंने बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचो। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही लाइफ के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट होने लगती हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही होने लगेगा लाइफ के अंदर। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा डेफिनेटली। ओके। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन करना, कोशिश करना कि हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन आप लोगों को कुछ नया ज़रूर सीखना है और कोशिश करनी है। देखो, कोई भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, घर में कुछ भी फंक्शंस है, लेकिन तब भी आप लोगों को 1 घंटा तो पढ़ाई के लिए निकालना है और हमेशा नया ज़रूर सीखना है। तो तभी आपका दिन जो है प्रोडक्टिव रहेगा और आप थोड़ा सा अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे गाहिर मथा मैरीन सेंचुरी के बारे में। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। यहाँ पे कौन सा जानवर मिलता है, कौन सा फेमस जानवर है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लैक ब्रॉड बैबलर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये एक बर्ड है जो कि 170 साल बाद देखने को मिली है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद गेरसेन, तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक नया डिवीजन लेकर आ चुके हैं हम लोग, गेरसेन। अभी यहाँ पर दो डिवीजन हुआ करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो अब इसके बीच में हम लोग एक और नया डिवीजन लेकर आ चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल इन डिटेल की। तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़े लेंथी आर्टिकल हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, मैं दो टाइप्स के आर्टिकल लेकर आता हूँ डेली, शॉर्ट आर्टिकल और डिटेल आर्टिकल। शॉर्ट आर्टिकल जहाँ पर आप लोगों से प्रीलिम्स रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ बन सकती है, प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग आर्टिकल, यहाँ पे आप लोग हिट करोगे दोनों ही चीज़ें। आप यहाँ पे एमसीक्यू की भी सॉल्व कर पाओगे, आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिया तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे, प्लस कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी कर लोगे, मेंस आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में आर्टिकल में बात करेंगे। पहले आर्टिकल की, इक्विन हर्पस वायरस। तो यहाँ पर EHV, ये नया वायरस देखने को मिला है यूरोप के अंदर। तो ये हॉर्सेस के अंदर, घोड़े के अंदर देखने को मिला है, तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या है वायरस, इससे क्या क्या खतरा है। उसके बाद जानेंगे, देखो ईरान का जो रुपी रिजर्व है वो ख़त्म हो रहा है, एक तरीके से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईरान को अब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग अभी गेहूं वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करते थे, अब यहाँ पे ईरान को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान के पास रुपी का रिजर्व खत्म हो रहा है, तो फिर हमारे एक्सपोर्टर के पास पैसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद इंडिया और स्वीडन के बीच में अभी वर्चुअल समिट हुई है, तो इसके बारे में जानेंगे, हाइलाइट्स लेंगे इस समिट के अंदर क्या क्या डिस्कशन करा गया है। इंडिया और स्वीडन के आज के टाइम पर कैसे रिलेशंस हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला है। सो बहुत कुछ है आज के इस वीडियो के अंदर। नाउ, उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक क्वेश्चन की, जिसका सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। बात करी गई है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसने रिलीज करा है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। अब जो ये रिपोर्ट है, ये एस्टिमेट करती है कि हमारे हमारे यहाँ साल 2019 में इतना ज़्यादा फूड वेस्ट हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कितना फूड वेस्ट हुआ था। देखो, हम लोग कहने को तो कहते हैं कि हाँ भुखमरी है कंट्री के अंदर, भुखमरी है दुनिया के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूड की बर्बादी हुई है, खाने की बर्बादी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने टन्स में यहाँ पे 2019 के अंदर फूड वेस्ट हुआ है। एक रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा बताया गया है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को सर्च करना है अगर नहीं मालूम है तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ग्लोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है। तो शॉर्ट आर्टिकल का पहला आर्टिकल बात करता है गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी के बारे में। तो एक 3 मेंबर की पैनल बनाया गया,
ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा, और वो लोग यहाँ पर ट्रिप पे चले गए। इस वाले जो मैरीन सेंचुरी है यहाँ पर ट्रिप पे चले गए ये लोग, और ट्रिप पर जाने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब जो ये टर्टल्स आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं ऑलिव रिडली सी टर्टल। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये गाहिर माता सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। तो अब इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैनल था इन्होंने बात करा कि हम इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसके अंदर बताया गया काफ़ी हद तक ये टर्टल मर चुके हैं। तो देखो एक 4 फरवरी को रिपोर्ट आई है जिसमें द्वारा बताया गया कि लगभग 800, ध्यान से सुनना, 800 ऑलिव रिडली टर्टल्स की जान चली गई है। और आप देख पाओगे जनवरी से। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इनको नज़रअंदाज कर रखा था, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर ये बताया गया रिपोर्ट के अंदर काफ़ी हद तक ये टर्टल्स मर गए हैं। तो उसी के ऊपर ये डिसीजन लिया गया है कि अब यहाँ पर इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा, कंजर्वेट करा जाएगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यार, जो ये गाहिर माता बीच है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा के अंदर। ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ यार ये भी है कि ये जो आप कह सकते हो गाहिर माता मैरीन सेंचुरी है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है टर्टल्स का, यानी टर्टल जहाँ पे अंडा देते हैं। तो टर्टल सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पे देते हैं? ये गाहिर माता मैरीन सेंचुरी में देते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट सेंचुरी है। ओके, आप कह सकते हो इस सेक्शन में। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस सेंचुरी का लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये ओडिशा वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे ओडिशा का आप लोगों को मैप देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा जूम करके। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है गाहिर माता गाहिर माता मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया पे। ओके, आई होप आप लोगों को ये लोकेशन भी क्लियर हो गई होगी। आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। तो इस बर्ड को ध्यान से देखो, इस बर्ड का नाम है ब्लैक ब्रॉड बैबलर। तो ये आप कह सकते हो लंबे समय तक ये बर्ड देखने को नहीं मिली थी। लगभग 170 साल बाद इस बर्ड की पहली नज़र पड़ी है इसके ऊपर हम लोगों ने, ये देखने को मिली है ये बर्ड। तो ये पहले कब देखने को मिली थी? 1843 और 1848 में ये बर्ड देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देखा था। नाउ फाइनली इसको देख लिया गया है। कहाँ पर? बोर्नियो के अंदर। बोर्नियो एक आइलैंड है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आगे, बोर्नियो के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो ये ब्लैक ब्रॉड बैबलर है, इसका साइंटिफिक नेम है मेला कोकिंगला पर्सिपिसिलेटा। इसका ये साइंटिफिक नेम है। ये एक सॉन्ग बर्ड स्पीशी है, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? पेलोरनाइडे फैमिली से बिलोंग करती है। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए जो भी प्रजाति न्यूज़ के अंदर है। और ये जो स्पीसी है, अगर हम बात करें, बोर्नियो के अंदर देखने को मिली है, और इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो डेटा सफिशिएंट है, यानी कि डेटा डेफिशिएंट, यानी कि इसके बारे में जो आप कह सकते हो डेटा वगैरह है, ये प्रजातियां बहुत कमी से देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको पहले यहाँ पे वल्नरेबल का स्टेटस दे रखा था, मतलब कि प्रजाति खतरे में है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जो है इसका डेटा डेफिशिएंट के अंदर दे रखा है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ इसके बारे में डेटा है नहीं। इस प्रजाति के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं नहीं, बहुत कम से देखने को मिलती है। आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हो 170 साल बाद तो अब देखने को मिली है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली बार ये आप कह सकते हो 19वीं सेंचुरी में देखने को मिली है। उसके बाद रिडिस्कवर करी गई है साल 2020 में। 2020 में इसको दोबारा देखा है इंडोनेशिया के अंदर। नाउ अगर हम बात करें बोर्नियो की, अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था बोर्नियो में इसको देखा है। तो बोर्नियो क्या है? बोर्नियो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे दुनिया के अंदर। याद रखना, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो, और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है। बोर्नियो क्या है? दुनिया में, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड से मलेशिया ब्रुनाई पड़ता है, और साउथ साइड से इंडोनेशिया पड़ता है। यहाँ पे देखो लोकेशन, ऐसा नहीं है मैं लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, आपको मैप के थ्रू भी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारी ग्रेट इंडिया, और यहाँ पे कंपैरिजन में आप देखोगे ये है बोर्नियो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस मैप को और जूम करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जैक्टली बोर्नियो की लोकेशन। तो यार देखो ये है बोर्नियो, अब यहाँ पे मलेशिया है और इधर ब्रुनाई है, ये अभी हमने पढ़ा था, और नीचे इंडोनेशिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल आता है गैरसैंण के बारे में। अब देखो हम लोगों को मालूम है जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड की आज के टाइम पर 2 कैपिटल हैं, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। देहरादून को हम लोग बोलते हैं विंटर कैपिटल, गैरसैंण को बोलते हैं समर कैपिटल। अभी ये जल्दी ही बनी है, ये जो गैरसैंण है इसको हम लोग समर कैपिटल जल्दी ही बनाया है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, अब जो ये स्टेट है इसके अंदर 2 डिवीजन है, डिवाइड कर रखा है इसको 2 पार्ट में। एक है गढ़वाल वाला रीजन,
और एक है कुमाऊं वाला रीजन। अब यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि इसको 2 पार्ट की बजाय 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा जाए, ये बीच वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट इतना मिला के एक नया पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम दिया जा रहा है गेरसेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगा, पहले हम लोग मैप देखेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये देखो, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल कितनी है उत्तराखंड की? 2, देहरादून विंटर कैपिटल हो गई, गेरसेन समर कैपिटल हो गई। लेकिन अब देखो, ये इसके 2 डिवीजन हुआ करते थे, एक हो गया गढ़वाल का डिवीजन और एक हो गया ये कुमाऊं वाला डिवीजन, इतना हुआ करता था। लेकिन अब ये नया डिवीजन बनाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो गेरसेन है इसके अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट भी आएगा। चमोली हाल ही में न्यूज़ में भी था, आप लोगों को मालूम होगा क्यों, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो डिजास्टर आया था, नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, वो चमोली के अंदर ही हुआ था। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, प्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये मिलाकर जो है एक नया डिवीजन बनना है। 3 हिस्से में हम लोग जानेंगे उत्तराखंड को, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नाउ अब जो ये गेरसेन का डिवीजन है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ, ये हमने देख लिया, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हमने पूरा का पूरा वो देख लिया मैप, इसको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक नया डीआईजी भी आएगा और नया कमिश्नर भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नया डिवीजन बन रहा है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी लोकेशन वगैरह बताई गई है, लोकेशन हमने अच्छे से मैप में देख लिया, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है यार, जो गेरसेन है, गेरसेन को हम लोग बहुत पहले से कैपिटल बनाना चाहते थे, ठीक है, बहुत पहले से ही गेरसेन को हम लोग यहाँ पर कैपिटल बनाना चाहते थे। कब? जब 9 नवंबर 2000 की बात है। 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, पहले यूके और यूपी एक हुआ करता था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, तो हमने 9 नवंबर 2000 में अलग कर दिया, उत्तराखंड को हमने यूपी के अंदर से निकाल दिया था, ठीक है। तो तभी हम लोग चाहते थे इसको बना दिया जाए, लेकिन हमने तब देहरादून को बनाया था, फिर उसके कुछ टाइम बाद हमने ये गेरसेन को इसकी समर कैपिटल बनाया। नाउ अब यहाँ पर हम लोग इस जो उत्तराखंड है उसको 3 जगह पर हमने डिवाइड कर दिया है, 3 डिवीजन के अंदर बांट दिया है, ओके। चलो अब लोग जो है हम लोग आर्टिकल इन डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल इन डिटेल का सबसे पहला आर्टिकल है, ये बात करता है EHV वायरस के बारे में। ये है इक्विन हर्पेस वायरस, तो ये देखने को मिला यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर ये नया वायरस फैला है। तो अगर हम बात करें, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, फोकस में क्यों है। तो रिसेंटली EHV1 वायरस देखने को मिला है, कहाँ पर? यूरोप के अंदर। और किसके बीच में देखने को मिला है? हॉर्सेस के बीच में, घोड़ों के बीच में ये वायरस फैला है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूरोप के अंदर आप देख पाओगे, आप बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये देखने को मिला है, जैसा कि स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कतर, यहाँ सभी पर जो है कन्फर्म्ड केसेस आ रहे हैं EHV1 के। अब अगर हम बात करें, ये जो इक्विन हर्पेस वायरस है, ये एक कॉमन डीएनए वायरस है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए वायरस है जो कि हॉर्सेस के अंदर देखने को मिला है। और अगर हम बात करें तो ये एक फैमिली टाइप का वायरस होता है, यानी कि इसके भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसा हमारा कोविड-19 हो गया और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ना, वैसे ही EHV1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। लेकिन ये EHV1 से लेकर 5 तक में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन कौन से हैं? EHV1, 3 और 4 काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। और अभी जो फैला है वो EHV1 फैला है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या क्या होता है अगर ये इन्फेक्शन किसी घोड़े को है तो क्या क्या होगा? उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा, उसको अफेक्ट पड़ेगा, एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके पेट में कोई बेबी है तो वो एबॉर्शन हो जाएगा, या फिर बेबी ने जन्म लिया है तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। या फिर न्यूरोलॉजिकल परेशानियां देखने को मिलती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। सर में भी दिक्कत देखने को मिल जाती है हॉर्स के। तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर वायरस से। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ के अंदर है, याद रखना इसके बारे में। नाउ अब अगर हम बात करें हेल्थ रिस्क के बारे में, तो हमने देख ही लिया, जो EHV1 वायरस है इससे काफ़ी कुछ हो जाता है हॉर्स को, जैसे कि उनके रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं, एबॉर्शन, न्यूनेटल डेथ देखने को मिल जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी जो उनकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पैरालिसिस हो जाता है, इनफैक्ट डेथ भी हो जाती है कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं आप देख पाओगे कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है घोड़ों के अंदर, उनको भूख कम लगती है, खड़े नहीं हो पाते हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। इनके ये हेल्थ रिस्क हैं। नाउ अगर हम बात करें ये फैलता कैसे है वायरस, तो डायरेक्ट हॉर्स से हॉर्स में, घोड़े से घोड़े में ये वायरस ईजिली फैल जाता है, ठीक है। या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है तो वहाँ से भी घोड़े को ये वायरस लग जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली भी फैल सकता है और डायरेक्टली भी यहाँ पर ये वायरस फैल जाता है, ओके।
नाउ यहाँ पे हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की, क्या ट्रीटमेंट है इसके। तो यार देखो, जो ये इन्फेक्शन है ये काफ़ी हाई ट्रांसमिशन रेट पर है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो घोड़ा है, जो भी जिसको भी ये वायरस हो चुका है, ये इन्फेक्शन हो चुका है, उसको हम आइसोलेशन में रख सकते हैं, यानी कि अकेला करके रख सकते हैं, उसे अकेले में रख सकते हैं, उसका खाना वगैरह पहुँचा दो, उसको अकेले रख दो, ठीक है। सही हो जाता है, उसकी तबीयत सही हो जाती है तो वापस से निकाल लो, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के अंदर, तो हम उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये ट्रीटमेंट है। ओके, चलो आते हैं हम लोग सेकेंड आर्टिकल इन डिटेल की तरफ। बात करी गई है फॉलिंग रूपी रिजर्व्स ऑफ ईरान। तो ये आर्टिकल द हिंदू का है, आप लोग देख पाओगे। ईरान रूपी रिजर्व्स जो है वो ड्रॉप हो चुका है। जो व्यापारी हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने बोला है अब हम कुछ भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ईरान को। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का पैसा है, उसका पास जो रूपी रिजर्व है, यानी हमारा जो पैसा है उसके पास, वो गिर चुका है, काफ़ी हद तक कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है उसके पास। तो हम लोग अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग ईरान की लोकेशन देख ले रहे हैं, तो ये है हमारी ग्रेट कंट्री, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लोकेशन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ईरान। अब यार एक क्वेश्चन में यहाँ पे से एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, वो क्या है, ये तीन चीज़ों को फिल करना है आप लोगों को। ईरान के बाद इंडिया ये हो गया, अब ये तीन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पे ईरान हमने लोकेशन देख ही ली है। चलो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ईरान को। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इधर से आप देख पाओगे तो इराक टच करता है बॉर्डर, टर्की टच करता है, अर्मेनिया, एजरबाईजान ये भी टच करते हैं, तुर्कमेनिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान टच करता है, पाकिस्तान भी टच करता है। देखो यार, अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से पढ़े ना, तो यहीं पर हम समझ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ न्यूज़ के अंदर है। तुर्कमेनिस्तान न्यूज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। इराक अभी फिलहाल न्यूज़ के अंदर नहीं है, टर्की भी अभी न्यूज़ के अंदर नहीं है, अर्मेनिया, एजरबाईजान न्यूज़ के अंदर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। एक वहाँ पे एरिया है नोगोर्नो काराबक रीजन करके, उसको लेकर लड़ते हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ ये तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अलग से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देख पाओगे अफगानिस्तान भी न्यूज़ के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाने की। अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान का, तालिबान और वहाँ की जो सरकार है उसके आपस में विवाद रहता है। पाकिस्तान हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। अब फिलहाल ईरान भी न्यूज़ में है, तो आपके ऊपर आपको किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये तीन चार कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ईरान की लोकेशन हम लोगों ने देख ली अच्छे से। अब बात करते हैं ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, ये चीज़ें फोकस में क्यों है। तो यहाँ पे ईरान, देखो होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ईरान के पास हमारा पैसा है, ये रूपी रिजर्व की बात हो रही है। ईरान के अंदर कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पे ईरान के पास जो रूपी रिजर्व है, यानी कि हमारे भारत का पैसा है। अब भारत का पैसा कैसे आया, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, लेकिन यहाँ पे इसका सवाल, इसका जो जवाब है बहुत आसान है। क्या? हमें पेट्रोल भी तो बेचा है उसने, ईरान ने बहुत पेट्रोल बेचा है, तो पैसा तो आएगा, हम लोग अपने पेमेंट तो करेंगे। क्यों? अब कहोगे यार ईरान के पास ये हम लोग, ईरान जो है वो यूएस डॉलर के अंदर क्यों ट्रेड नहीं कर रहा, यूएस में जो डॉलर्स होते हैं, डॉलर्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए ईरान को, तो डॉलर्स में क्यों ट्रेड नहीं कर रहा। तो आप लोगों को मालूम होगा यूएसए ने ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बहुत सारे सैंक्शन लगाते थे ईरान के ऊपर कि अब यहाँ पर डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, ईरान से कोई तेल परचेज नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से हमारे और ईरान के रिलेशन भी काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया इसके ऊपर। ईरान से कोई पेट्रोल नहीं खरीदेगा, क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल कोई खरीदेगा नहीं, तो हमने भी काफ़ी हद तक बंद कर दिया। और आप कह सकते हो आज के टाइम पर हम लोग बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करते ईरान से। तो इस चीज़ों का इफेक्ट काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। कुछ की पॉइंट्स देखें तो जो रिजर्व है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। ईरान का जो रूपी रिजर्व है इंडिया के अंदर, ईरान देखो, ईरान जो है पैसा रखता है, हमारा जो रूपी रिजर्व है, मान लो ईरान ने क्या करा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ईरान ने क्या करा, इंडिया को क्रूड ऑयल दिया। अब क्रूड ऑयल लेने के बाद इंडिया जो है इसके लिए बदले में पैसा देगा, इंडिया ने अपना इंडियन रूपी पैसा दे दिया, ईरान हमारा इंडियन रूपी ही लेता है, ठीक है, ताकि हम लोग को ये वापस से देकर हमसे जो भी कमोडिटी है, गेहूं चावल है, वो ले सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पैसा है ये, अब ये पैसा हमारे खुद के, हमारे इंडियन बैंक में रखता है। कौन से बैंक में? यूको और आईडीबीआई बैंक में। अब यार यहाँ पर इन दोनों बैंक में इसका रिजर्व कम हो रहा है, कम हो रहा है नज़र आ रहा है, मतलब पैसा जो है, जो भी हमारी करेंसी है ईरान के पास, वो ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है उसके पीछे? एक तो यूएसए के सैंक्शन लग गए, अब ईरान के पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बचा, ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, उसके बाद ईरान अपना क्रूड ऑयल नहीं बेच सकता। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ईरान क्रूड ऑयल नहीं बेचेगा, तो हम फालतू में थोड़ा पैसा देंगे, तो हमारा पैसा यहाँ पे जो क्या है, ईरान के पास जो रिजर्व है वो कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने स्टॉप कर दिया है तेल वगैरह खरीदना, जो है ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, तो उसके पास, ईरान के पास जो पैसा है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके पीछे के और भी रीजंस क्या क्या है, एप्रहेंशन ऑफ एक्सपोर्टर्स के बारे में बात करी गई है। देखो एक्सपोर्टर्स क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो ईरान है,
आज के टाइम पर उसकी हालत इतनी सही नहीं है। तो उसको देखते हुए जो आज के टाइम पर हमारे भारत के एक्सपोर्टर हैं, जो भी हमारे जो कमोडिटीज़, जो भी आप कह सकते हो गेहूँ चावल हम लोग भेजते हैं ईरान को, तो जो भी हम लोग चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, अब यार वो लोग श्योर नहीं है कि उनके पास पेमेंट आएगी नहीं आएगी। तो उस वजह से एक्सपोर्टर ने मना कर दिया कि हम लोग अब एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास पेमेंट आए ना आए हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि ईरान के पास खुद हमारा रुपी रिजर्व खत्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। इसके दूसरा रीज़न ये है, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। यार देखो, आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ईरान और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड चलता था, व्यापार चलता था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। साल 2020 में आप देख पाओगे इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट करता था 42% तक गिरावट देखने को मिली है साल 2020 में। 42% एक्सपोर्ट हमने कम किया है ईरान को। उससे पहले हम थोड़ा सा ज़्यादा करते थे, लेकिन अब जो है और भी यहाँ पे कम हो चुका है। तो एक तरीके से एक्सपोर्टिंग हर साल कम होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद एक और रीज़न क्या है, चाइना का इन्फ्लुएंस। भाई चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है ईरान के अंदर। आप देख पाओगे चाइना की प्रेजेंस बहुत देख पाओगे ईरान के अंदर, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, पोर्ट्स हो, रेलवे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी प्रेजेंस है चाइना की। ठीक है। तो उसकी वजह से भी हम लोग आज के टाइम पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देख पाओगे एक सेविंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। यहाँ पे देख पाओगे चाइना ढेर सारा आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रहा है। आप देख पाओगे कितनी यूएस 400 बिलियन यूएस डॉलर की डील हो चुकी है चाइना और ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। तो इंडिया को कहीं ना कहीं भाई, ये जब दोनों एक तरफ हो रहे हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं अलग छोड़ देंगे। तो इसकी वजह से भी हमारे आपस में जो ट्रेड वगैरह है वो कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे जो भी सेक्शंस है, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आज के टाइम पर दोनों शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स दोनों रहते हैं, और ईरान के अंदर भी मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, एक यहाँ पर ये बताया गया है कि आज के टाइम पर हम लोग को मेंटेन करके चलना है रिलेशन को। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मुस्लिम्स ईरान के अंदर भी रहते हैं, तो हमें मेंटेन तो करने पड़ेंगे वहाँ से रिलेशन। इंडिया के अंदर भी मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद हमें यूएसए से भी रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, और यूएसए ईरान की बनती नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे बात करें, आज के टाइम पर एक नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो बाइडन। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो आने वाली बात है, फ्यूचर की बात है। जो भी होगा वो हम आगे वाले टाइम पे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया ने भी आप कह सकते हो परचेज करना बंद कर दिया है ईरान का ऑयल। तो ये सारे रीजंस बताए गए हैं क्यों आज के टाइम पर ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद वे फॉरवर्ड बताया कि हम लोग आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं। हम लोग को एक स्टेप ये उठाना है, इंडिया को अपने जो रिलेशन है ईरान के साथ वो मेंटेन करके चलना है। क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग पेट्रोल परचेज करेंगे, आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो यूएसए है वो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटा दे, तो फिर हम लोगों को रिलेशन की अच्छी करके रखने पड़ेंगे, और इससे हम लोग फिर उसके बाद ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आज के टाइम पर हम लोगों को रिलेशन सही करके चलने पड़ेंगे। वे फॉरवर्ड ये बताया गया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। इस आर्टिकल को थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इंडिया स्वीडन के बीच में वर्चुअल समिट हुई है, ये देखोगे पीआईबी का आर्टिकल है। ठीक है। पीआईबी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यार इंडिया और स्वीडन के बीच में वर्चुअल समिट हुआ, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बातचीत हुई है। पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं, ये हमारा ग्रेट इंडिया। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे इंडिया के कंपैरिजन में स्वीडन की लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है स्वीडन। नाउ अब स्वीडन को हम लोग थोड़ा सा मैप में जूम करके देखेंगे। स्वीडन की आप कह सकते हो कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वीडन से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, इधर से फिनलैंड हो गया, इधर से नॉर्वे हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे बाल्टिक सी, इधर आ गया डेनमार्क। ओके, आई होप आप लोगों को लोकेशन क्लियर हो गई है। नाउ बात करते हैं ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि इंडिया और स्वीडन के बीच में वर्चुअल समिट हुई है। अब यहाँ पर ये जो समिट हुई है आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करी गई है। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बायलैटरल इश्यूज़, यानी जितने भी इश्यूज़ हैं आपस में मिलकर इंडिया और स्वीडन मिलकर काम करने वाले हैं। खासकर कोविड-19 पैंडेमिक से किस तरीके से हम लोग गुजर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं, वो बातचीत करी गई है। और फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन को लेकर इंडिया और स्वीडन क्या काम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ क्या काम करेंगे, जेंडर इक्वालिटी की तरफ क्या काम करेंगे, आतंकवाद से कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है। कोई डिजास्टर आता है उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करी गई है इंडिया और स्वीडन के बीच में। तो इस जो सम्मेलन हुआ है इसकी हाइलाइट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करी गई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर। इंडिया और स्वीडन ने मिलकर डिसाइड किया है ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट साथ में करेंगे, नई नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे, नई नई चीज़ों का विकास करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, इंटरनेट को लेकर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर। तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आपस में मिलकर काम करेंगे। उसके बाद कुछ अदर सेक्टर्स है जिसमें ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, जैसे कि
स्वीडन और इंडिया मिलकर अपना हेल्थ हब ओपन कर रहे हैं, कहाँ पर, एम्स जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो आपस में मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर्स के अंदर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी दोनों को मिलकर कि जो एडवांसेस, ये जो हाइड्रोजन रिसर्च है, हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। उसके बाद कुछ मल्टीलेटरल फोरम्स हैं और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि ISA में मिलकर इंडिया ने, आप कह सकते हो, वेलकम करा है स्वीडन का डिसीजन। स्वीडन ने क्या डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा। अब यार देखो, ISA क्या होता है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन कंट्रीज़ की मदद करता है जो कंट्री चाहती हैं कि उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, लेकिन सोलर का इस्तेमाल करके, सोलर पावर का इस्तेमाल करके, सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, और अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, और फाउंड करा गया था इसको पेरिस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद एक दूसरे की बॉडीज़ के बारे में बात हो रही है। स्वीडन ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेशन करा स्वीडन को। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाउ अब इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया? इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्लाइमेट एक्शन की तरफ स्टेप उठाएंगे। आज के टाइम पर देख पाओगे कंट्रीज़ के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं हम लोग, ये बातचीत करी गई है। उसके बाद USA भी री एंटर कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर लोगों, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किया था कि क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, जो CO2 है इसका एमिशन कम कर देंगे, यानी जो पोल्यूशन है उसको वो लोग कम करेंगे। ठीक है, आज के टाइम पर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों के द्वारा डिसाइड करा गया था, पेरिस एग्रीमेंट करा गया था कि जो पोल्यूशन है वो कम करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ही बात करी गई है। इंडिया और स्वीडन मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। दोनों कोशिश करेंगे कार्बन एमिशन जो भी हो रहा है उसको कम से कम करा जा सके। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया सिक्योरिटी के फॉर्म में भी ये लोग काम करने वाले हैं, यानी कि डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे। डिफेंस सेक्टर कौन सा हो गया? जो हमारी आर्मी है, स्वीडन की आर्मी है, हमारे कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, स्वीडन के डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, तो आपस में हम लोग कोऑपरेशन करके चलने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस के बारे में बात करी गई है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया और स्वीडन के बीच में इंडिया और नॉर्डिक का सम्मेलन हुआ था 2018 के अंदर। उसके बाद जो स्वीडन के किंग और क्वीन हैं उन लोगों ने विजिट किया था इंडिया को दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आप देख पाओगे मतलब कि जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया की साइड से विजिट करता है कोई स्वीडन में, स्वीडन से विजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो बायलेटरल ट्रेड है, अगर दोनों के बीच में व्यापार देखें तो चाइना और जापान के बाद इंडिया का जो तीसरा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो होता है स्वीडन के साथ। हम लोग स्वीडन को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम लोग स्वीडन को देते हैं जो हमारा क्लॉथ हो गया, जो कपड़े हो गए, फैब्रिक्स हो गया, और साथ ही साथ जो मेटल हो गया, रोड व्हीकल्स हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं स्वीडन को। अब स्वीडन से हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं उससे जो वेस्ट पेपर हो गया, रोड व्हीकल हो गए, पेपर बोर्ड हो गया, और भी कुछ इंडस्ट्री की मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में ट्रेड वगैरह भी, व्यापार वगैरह भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। नाउ हमने अभी बात करा कि जो इंडिया और जो स्वीडन है इनके बीच में आपस में नॉर्डिक समिट देखने को मिला था। ये नॉर्डिक समिट है क्या? तो ये नॉर्डिक समिट हुआ था कब? यहाँ पे एक सेकंड आप देखते हैं। जो इंडिया और नॉर्डिक के बीच में ये समिट हुआ था साल 2018 के अंदर। इसमें क्या था? इंडिया के साथ साथ 5 नॉर्डिक कंट्रीज थी। कौन कौन सी? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। इन आपस में मिलकर इनके बीच में सम्मेलन हुआ था कि किस तरीके से इंडिया के साथ ये 5 कंट्रीज मिलकर कॉपरेट होकर काम करेंगी, आपस में मिलकर ये कंट्रीज किस तरीके से काम कर सकती हैं। तो ये सम्मेलन हुआ था 2018 के अंदर। नाउ अभी यहाँ पर एक समिट हुई है इंडिया और स्वीडन के बीच में, तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि रिलेशन जो हैं इंडिया से स्वीडन के वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ हम मिलकर कर सकते हैं आपस में। उसके बाद एट दी लास्ट स्लाइड यहाँ पे वही नॉर्डिक के बारे में बताया गया है, नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो हम लोगों ने देख ही लिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, और यहाँ पे और भी जो इसके डिविजन्स वगैरह वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स वगैरह दे रखे हैं, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली लास्ट वाले आर्टिकल में इंडिया और स्वीडन के रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है। आपको क्या याद रखना है?
इंडिया और स्वीडन के बीच में एक समिट हुआ और उस समिट के अंदर किस किस चीज़ों के ऊपर बात करी गई, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल फोरम्स। ठीक है, यहाँ पे आपस में किन किन चीज़ों को लेकर ये लोग बात करने वाले हैं। क्लाइमेट एक्शन को लेकर स्टेप उठाएंगे, पोल्यूशन है उसको कम करेंगे, अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देंगे, ठीक है, ट्रेड बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो कि आप लोग आराम से अपना इंडिया और स्वीडन के रिलेशन के बीच में लिख सकते हो, और लोकेशन वगैरह मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखाई दिया है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।